Hey, welcome back everybody in this video. This is the part 2 काउंसलिंग साइकोलॉजी MCQs। इसके पहले भी मैं आपके साथ कुछ काउंसलिंग साइकोलॉजी के MCQ शेयर कर चुका हूं। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे जो भी MCQ डिस्कस करने वाला हूं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स लाइक EVGC या फिर और भी कोई आपका एग्ज़ाम हो जहाँ पर साइकोलॉजी आती हो, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेके भी, और आजकल जो ये CUT का होने लगा है इसको लेकर भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप अभी अगर EVGC के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं जो CUT की पढ़ाई कर रहा हो, या फिर UPNHM का भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आसान है, आपने पहले पढ़े भी होंगे। बस कई बार होता है कि चीज़ों को नए तरीके से पूछा जाता है। आपने काउंसलिंग के बारे में भी पढ़ा होगा, साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ा होगा, और यहाँ पर पूछा डिफरेंस क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी फाइंड कर सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। और मैं सीधा बताता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन सी, द टाइप्स ऑफ टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस यूज्ड। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी लगभग सिमिलर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, लेकिन साइकोथेरेपी थोड़ी स्पेसिफिक होती है। उसमें जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। यह एक अंतर हो जाता है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में। काउंसलिंग जनरल हो सकती है लेकिन साइकोथेरेपी डीप होती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा है ऑप्शन सी करेक्ट है, और एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जिसे सही कहा जा सकता है, दैट इज ऑप्शन बी, द लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में एक ये डिफरेंस ये भी होता है कि साइकोथेरेपी थोड़ा सा डीप होती है तो ये लॉन्ग टर्म तक चलती है, इसका ड्यूरेशन लेंथी हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग का थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर भी यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी इज ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम टेक्निक्स और इंटरवेंशंस को पहले यूज करेंगे, उसके बाद लेंथ आगे बढ़ती रहेगी, कितना लंबा चलेगा, तो ऑप्शन सी हम सही करेंगे, ये ज़्यादा उचित होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स इज सेंट्रल टू द काउंसलिंग साइकोलॉजी। हमको बताना है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण मुख्य एक एथिकल प्रिंसिपल है, वो कौन सा हो सकता है, ये बताना है। तो बहुत ही आसान है, आपके सामने ऑप्शन है, आप खुद से भी पता कर सकते हैं। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें लगता है कि हमने पढ़ा है बट हम फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग फॉर योर रिविजन ऑल्सो, आप खुद से बताएं। देखिए, काउंसलिंग की कुछ एथिक्स होते हैं, तो एथिक्स में जो सबसे मुख्य सेंट्रल जो एथिकल प्रिंसिपल हो सकता है दैट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी। हम अपने क्लाइंट के साथ में चीज़ों को प्राइवेट बना के रखें, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। और मान लीजिए कि अगर जैसे कि कई बार होता है कि यार हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसके आंसर तो पता ही नहीं है, जो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, तो कई बार हम ऑप्शन को देखकर भी समझ सकते हैं कि यार हमें कौन सा सही टिक करना है। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो ऑटोनॉमी, जस्टिस, नॉन मेलिफिसेंस ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ हो, है ना। ऑटोनॉमी का ख्याल रखा जाता है ना। हम पहले जो पार्ट 1 क्वेश्चन जो सीरीज थी उसमें जो मैंने क्वेश्चन डाले थे उसमें क्वेश्चन ये भी था ऑटोनॉमी को लेके। तो ऑटोनॉमी भी एक एथिकल प्रिंसिपल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल के बारे में पूछा है तो हमें ऑप्शन ए ही सही करना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे और दूसरे ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन द थेरेपिस्ट लेट्स द क्लाइंट नो दैट ही और सी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट्स द क्लाइंट, इट इज़ नोन एज। हम काउंसलिंग की जब प्रोसेस को शुरू करते हैं, यानी थेरेपिस्ट जब अपनी प्रोसेस को शुरू करता है तो क्लाइंट भी जानता है कि जो थेरेपिस्ट है वो बहुत अच्छे से उसको समझता है, जानता है और स्वीकार कर लेता है। और जो
थेरेपिस्ट है वो भी एक्सेप्ट करता है क्लाइंट को एक तरह से, सो इट इज़ नोन एज, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे कहा जाता है वैलिडेटिंग। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, उसका सीधा सा आंसर है कि जब थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को एहसास कर देता है कि वो भैया उसको एक्सेप्ट कर चुका है। आप कुछ भी, आप कैसे भी बताइए, है ना, कई बार हम काउंसलिंग के दौरान कहते हैं ना कि हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं, आप किसी भी बात को बिना किसी हेजिटेशन के हमसे कह सकते हैं, उसको हम ट्रस्ट दिलाते हैं और वो समझ भी जाता है कि हाँ मुझे अब बात कहनी है, कह सकता हूँ, तो वैलिडेटिंग ये होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी दैट फोकसेस ऑन इनकरेजिंग क्लाइंट्स स्ट्रेंथ। ऐसी कौन सी शॉर्ट टर्म थेरेपी है जो कि क्लाइंट को इनकरेज करता है उसकी स्ट्रेंथ्स को इनक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सिंपल आंसर, ऑप्शन ए, वेलबींग थेरेपी। हम कॉमन फैक्टर्स थेरेपी या कॉग्निटिव ह्यूमनिस्टिक यहाँ पर कोई भी थेरेपी का यूज नहीं करने वाले हैं। सिंपल से बोला है शॉर्ट टर्म थेरेपी जो कि इनकरेज करता है क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ को। तो इसका सिंपल सा आंसर है वेलबींग थेरेपी। हम किसी को आपने देखा होगा ना कि कई बार हम सामान्य तौर पर भी लोगों के साथ बैठ के कुछ अच्छी बातें करते हैं तो उससे भी सामने वाले पर्सन को थोड़ी सी मजबूती मिलती है, और जब पर्टिकुलर हम काउंसलिंग की सेटिंग में ये सब करेंगे तो इसे हम वेलबींग थेरेपी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कॉग्निटिव ह्यूमनिस्टिक ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। वेलबींग थेरेपी इज ए शॉर्ट टर्म थेरेपी जो कि फोकस करती है इनकरेज करने में क्लाइंट की स्ट्रेंथ को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ अ फोबिया हॉर्सेस, लोगों को सॉरी कोई पर्सन है जिसको हॉर्सेस का फोबिया है, वुड लाइकली बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ थेरेपी। तो उसको ठीक करने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी थेरेपी हो सकती है जो सबसे मोस्ट सूटेबल हो सकती है? तो ऑप्शन ए बी सी डी सामने दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइको एनालिसिस, इनका यूज नहीं होने वाला है। हम फोबिया को दूर करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज करते हैं और पर्टिकुलर हम इसमें ये ध्यान देते हैं कि आखिर ये जो डर है किसी पर्सन में कैसे डेवलप हुआ होगा, और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा टाइम लेके हम उसको इस तरह का उसके थॉट पैटर्न को बना देते हैं कि उसको डर नहीं लगता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यानी हम सिस्टम के थ्रू उसके फियर को डिसेंसिटाइज करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, एक समय के बाद वो फियर को फेस नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया था उसके अनुसार आपका ए ऑप्शन इज बेस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फाउंड इन स्कूल इन अ स्कूल गाइडेंस काउंसलर्स ऑफिस। कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि स्कूल सेटिंग में जो गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं वहाँ पे उनके ऑफिस में नहीं पाया जाएगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आंसर समझ ही गए होंगे। लाई डिटेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्कूल काउंसलिंग सेटिंग में स्कूल काउंसलर के ऑफिस में नहीं मिलेगा आपको। सैंडपिट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, पपैट्स, ये सब मिल सकता है, बट लाई डिटेक्टर की यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। अब सोच कर देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको ईजिली ऐसे बुक में नहीं होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं होते, बट ये हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करते हैं कि हमें क्या आंसर देना होगा। तो इसका आंसर लाई डिटेक्टर है जो कि काउंसलर्स के ऑफिस में नहीं होगा, बेसिकली स्कूल सेटिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका जो आंसर है इसके बारे में पहले कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेमिंग करके जो दिया गया है ये कभी आपने ना पढ़ा हो। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको ये सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। अटेंशन क्या है, परसेप्शन क्या है, मोटिवेशन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। तो हम फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है, ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। किसी वस्तु के बारे में विचार लाने की जो पहली प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है? दैट इज द अटेंशन। अटेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी वस्तु के बारे में क्लियरली विचार लाते हैं अपने मस्तिष्क में, तो वो क्या है? अटेंशन। ध्यान देना। परसेप्शन, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस ये इसमें नहीं है, तो हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वार्म फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग कंडीशन विच इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। काउंसलिंग
के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम काउंसलिंग की प्रोसेस को बेहतर करें। तो उसमें एक स्टेप है आपका, उसको लेके क्वेश्चन को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। वार्म फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग कंडीशन विच इज़ इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव रिलेशनशिप। एक बेहतरीन एक ऐसी कंडीशन जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी काउंसलिंग में, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो क्लाइंट और काउंसलर के बीच वो जो कंडीशन उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रैपर्ट। कहते हैं ना कि हमें रैपो स्टैब्लिश करना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ में। तो रैपर्ट इज अ वार्म फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग कंडीशन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और ये क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका सी सही होगा, रैपर्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्राइड बिलीव्ड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय द साइकोसेक्सुअल एनर्जी ही कॉल्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं तो पर्सनली कई बार सोचता हूँ कि चीज़ें क्या होती हैं और कैसे दिखा दी जाती हैं, है ना। फ्राइड को बदनाम भी किया जाता है इस बात को लेके, उन्होंने सब कुछ सेक्स को लेके बोल दिया है, बट उन्होंने सेक्स को लेके वो कभी नहीं कहा है जो कि आम लोग समझना चाहते हैं। बेसिकली होता है क्या है ना कि लोगों के मस्तिष्क में वही विचार आते हैं जिस तरह से शब्दों को उन्होंने सीख रखा है। जब भी सेक्स की बात आती है तो लोगों को वो फिजिकल इंटीमेसी की बात समझ में आती है, बट रियलिटी इज़ दैट, मैंने बुक में पढ़ा था, एक बेहतरीन बुक थी पर्सनालिटी थ्योरी की, उसमें साफ साफ लिखा था कि फ्राइड का सेक्स से मतलब डायरेक्टली फिजिकल इंटीमेसी से नहीं था, जबकि साइकोसेक्सुअल एनर्जी को लेके था, जिसको लिबिडो कहा था। और लिबिडो का उन्होंने यूज किया था प्रत्येक काम को करने के लिए, चाहे लाइफ में कुछ नया करना हो, जॉब करना हो, कुछ भी करना हो, उसको लेके था। यानी उन्होंने कहा था कि साइकोसेक्सुअल एनर्जी होती है जो कि लोगों को किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है। किसी भी काम का मतलब यहाँ पे किसी भी काम से था, ना कि फिजिकल इंटीमेसी से। तो ये मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता था। तो आप भी ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी के फील्ड में हैं आप, तो आप भी कोशिश करें कि लोगों को समझाएं। अगर कभी बात आती है कि फ्राइड का मतलब ओनली सेक्स से नहीं था, अगर उन्होंने लिबिडो को जो यूज किया था उनका मतलब था साइकोसेक्सुअल एनर्जी का, जिसका मतलब होता है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जो एक मोटिवेशन आता है उसको लेकर उनका मतलब था। खैर, इसका आंसर जो है दैट इज द लिबिडो। फ्राइड बिलीव्ड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज प्राइमरली मोटिवेटेड बाई द साइकोसेक्सुअल एनर्जी ही कॉल्ड लिबिडो। फ्राइड ने माना था कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो मोटिवेटेड होता है एक एनर्जी से, जिसे लिबिडो कहा गया था। तो आप ध्यान रखें, इसका लिबिडो आंसर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेस्टिंगर इज रिलेटेड टू। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, और उसके जो जनक हैं, उसके जो फादर हैं, उसको लेके क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। फेस्टिंगर इज रिलेटेड टू, सीधा सीधा सा इसका आंसर है जो फेस्टिंगर हैं वो कॉग्निटिव डिसोनेंस से रिलेटेड हैं। 16pf एड ईगो सुपर ईगो इंडिविजुअल थेरेपी सब नहीं है। 16pf का कैटल से संबंध है, एड ईगो सुपर ईगो को फ्राइड से संबंध है, और इंडिविजुअल में क्या है, एडलर का थ्योरी आता है। फेस्टिंगर आते हैं आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस से। और कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि हमारे खुद के कॉग्निशन हमसे टकराते हैं, है ना। जैसे कि नाम लिखा ना, कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो इसे भी समझ सकते हैं कॉग्निशन का खुद से डिसोनेंस होना। हम अपने विचारों में ही जब फिक्स नहीं हो पाते हैं कि हम सही है गलत है, हमारे विचार खुद में टकराने लगते हैं, तो होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो फेस्टिंगर का संबंध आपका है किससे, कॉग्निटिव डिसोनेंस से, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काउंसलर्स हु फॉलो मैस्लोस थ्योरी बिलीव पीपल्स बिहेवियर आर डायरेक्टेड बाई। यानी ऐसे काउंसलर जो कि फॉलो करते हैं मैस्लो की थ्योरी को, वो क्या विश्वास करते हैं कि लोगों का बिहेवियर किस बेस पर डायरेक्ट होता है। ओरल ग्रेटिफिकेशन तो आप जानते होंगे जो कि फ्राइड की थ्योरी में था। प्लेजर प्रिंसिपल भी फ्राइड की थ्योरी में था, है ना। तो ए और सी, ओरल ग्रेटिफिकेशन भी आंसर सही नहीं है इसके हिसाब से, ये भी सही नहीं है। नीड ग्रेटिफिकेशन, आपने पढ़ा होगा मैस्लो की हायरार्की के बारे में। तो मैस्लो की हायरार्की को रिवाइंड कीजिए, और उसमें तो यही बताया जाता है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो नीड्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट होता है, कि पहले फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इंसान जीवन में लगा रहता है। तो ये आपका मैस्लो की थ्योरी को लेकर क्वेश्चन डिजाइन किया गया, दैट इज नीड ग्रेटिफिकेशन बेस्ड, कि लोगों का बिहेवियर जो डायरेक्ट होता है वो नीड के बेस पर होता है।
तो इस तरह से आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किया। ये सेकंड वीडियो है अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी एमसीक्यू। अभी और वीडियोस अपलोड करूँगा और इसका मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगा, तो आप जब चाहें देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो कि भी साइकोलॉजी से हैं या ऐसे नए लोग जो साइकोलॉजी की फील्ड में आना चाहते हैं। निश्चित ही ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। और इसके बाद मैंने और भी चीज़ों को जो शेयर किया है, अपलोड किया है, चाहे वो साइको टॉक की कुछ सीरीज हो या पर्सनालिटी थ्योरीज के वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और निश्चित ही साइकोलॉजी को आप नए तरीके से समझ पाएंगे। सो थैंक यू। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।